बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से मैं खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मरियम नवाज का फ्लॉप शो, और इस फ्लॉप शो की 3 वीडियोस वायरल हो रही हैं और ये 3 वीडियोस किसने रिलीज की, कहां से ये रिलीज हुई, पार्टी में एक कोहराम मच गया है और बाकायदा इसकी अब इंक्वायरी हो रही है। और इसके बाद इमरान खान पर कातलाना हमले में आसिफ अली जरदारी के मुलव्वस होने का इंकशाफ जहां पर हुआ और फिर खान साहब ने जो बातें कही हैं, अब उसके बाद बिलावल साहब एक मिस एडवेंचर कर रहे हैं और इस मिस एडवेंचर में क्या नुकसान हुआ है बिलावल को, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के हम सामने रखेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमरता बंदयाल के घर से इमरान खान के मुतालिक क्या खबर आई है, इसकी कहानी भी आज के दो टोक में अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले जाली इनकलाब, जाली मैंडेट, जाली सियासत, और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की आवाम के सामने हमेशा से एक जाली सियासत के जो हमने मंजरनामे देखे, उनके करता धरता और जो मौजिद हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन जाली इनकलाब पाकिस्तान आ चुका है और मरियम नवाज साहिबा जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पहुंची 3-4 दिन के बाद, और उनका जो सफ़र था वो 2 ममालिक में उन्होंने क़याम भी किया और फिर वो पाकिस्तान पहुंची हैं। बाकायदा तौर पर उनकी ताज पोशी भी की गई है इस जाली इनकलाब की, और पैगाम ये देना चाहते थे कि बहुत बड़ा इनकलाब पाकिस्तान आ रहा है जो यहाँ पर तमाम जो आपके मसाइल हैं उसको हल कर देगा। और मरीम नवाज ने यह तासुर देने की कोशिश की पिछले 2-3 दिनों से, जिस तरह मीडिया हेडलाइंस लग रही हैं। राय साहब, हमने ये देखा है कि पूरी जो पंजाब की जो मिशनरी थी उनको वेलकम कर रही थी और पूरी सपोर्ट दी गई है, और फिर इसके साथ साथ लोगों को भर भर के कोस्टर्स के अंदर लाया गया। मरियम औरंगजेब ने उनके आने पर यह कहा कि हमने लोगों को नहीं कहा था ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं, यानी खान साहब का ये जुमला, और खान साहब के हवाले से जब लोग लीडरलेस निकले तो इनको भी एहसास हुआ कि यार हम भी एक ऐसा शोशा छोड़ते हैं और हम भी क्यों ना ये बात करें कि जब मरियम पाकिस्तान आई तो लोगों ने इंतजाम नहीं किया था, लोग खुद ही निकले कि मरियम बीबी आ रही हैं, चल के उनका इस्तकबाल करते हैं। ये तासुर देने की कोशिश की गई, यानी नकल की गई है मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से मरियम नवाज के लिए। और फिर इसके बाद एक तकरीर की गई है। पार्टी के कायदीन ख्वाजा साद रफीक मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, आजम नजीर तारड़ उनका इस्तकबाल करने के लिए गए, और ये तमाम लोग जहाज के अंदर तक गए हैं, यानी ये पहली दफा हुआ। और इस तरह का एक्सेस राय साहब आज बहुत सारे सहाफ़ियों को भी मिला और बाकायदा एक रैली की शक्ल में उनको जाती उमरा भेजा गया। अब जो गुफ्तगू की गई है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, मुझे उम्मीद थी कि जब वो आएंगी तो पार्टी की पॉलिसी देंगी, पार्टी के को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, क्या बयानियां बनाएंगी, लेकिन आज भी उनकी तकरीर में कोई काम की बात जो है वो पाकिस्तान की कौम के लिए नहीं था। हमारा ख़ानदान, मेरा ख़ानदान, हमारी सियासत, मेरे अब्बा जी और हमारी पार्टी के अंदर किसी किस्म के इख्तलाफात मौजूद नहीं है, यही उन्होंने आज रोना धोना उनका नजर आया। जो बातें उन्होंने कही हैं, एक तो वफादारियों की बुनियाद पर टिकट दिया जाएगा, हमारी पार्टी पहाड़ जैसी है, अगर कोई पहाड़ से गिरेगा तो वो पत्थर बन जाएगा, ये बातें उन्होंने कही। फिर ये भी कहती है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत भी खुद तोड़ी और रो भी वो खुद रहे हैं, अब बाकी जिंदगी भी रोना पड़ेगा। फिर वो ये भी उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि लाहौर पहुंचकर सबको मेरा प्यार भरा सलाम कहना। आपको खुशखबरी सुना दूं, नवाज शरीफ बहुत जल्द आपके दरमियान मौजूद होंगे। राय साहब, मुझे 2019 की वो रात याद है जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से
बरतानिया आए, मैं विनफील्ड के अंदर मौजूद था और लोग ये कहते थे कि 4-5 हफ्तों के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। हमने कई महीने नवाज शरीफ को अस्पतालों के उनकी गाड़ियों का ताकुब किया, लेकिन आज यानी 2019 के बाद आज 2023 अगला नवंबर आने वाला है, लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं गए। ये ऑनलाइन इनकलाब नवाज शरीफ बरतानिया में बैठकर जो है वो लाना चाहते हैं और अब इसी इनकलाब के लिए मरीम नवाज को पाकिस्तान भेजा गया। फिर वो ये भी कहती है कि आज नवाज शरीफ मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, यानी बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान में लीडरी और सबसे बड़ी लीडरी। मुझे जिम्मेदारी देने पर अल्लाह ताला के बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आपका शुक्रिया अदा करती हूं। मैं वादा करती हूं कि पार्टी के लिए काम करती रहूंगी, एक दिन भी जाया नहीं करूंगी। जब तक कौम की तकदीर नहीं बदलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं, सवाल किया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम ने किसी से इंतकाम नहीं लिया, सारे किरदार अल्लाह ताला के अजाब का निशाना बने। फिर वो ये भी कहती हैं कि नवाज शरीफ को मुल्क में महंगाई का एहसास है, मुल्क में बिजली रोटी महंगी होने का एहसास है। उम्मीद रखें कि तरक्की का सफर पाकिस्तान में एक दिन जरूर आएगा। नवाज शरीफ की 9 साल कारकर्दगी मुल्क की तारीख से निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पहले पिछले 4 साल का एहतसाब होगा, 8 महीने का हिसाब बाद में होगा। राजा साहब, 8 महीने की जब बात आई है तो कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है, कोई तलाशी देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला और इसहाक डार पर यकीन रखें, मईशत में बेहतरी आएगी। ये रियासत मदीना को बुरा भला कहते थे इमरान खान जो रियासत बनाना चाहता था, लेकिन आज मईशत को जोड़ा जा रहा है कुदरत के साथ और कहा जा रहा है कि अल्लाह के बाद इसहाक डार पर यकीन रखें। इमरान खान को तनकीद करती हैं और कहती हैं कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत भी खुद तोड़ी और अब वो खुद ही रो रहे हैं। और मेरे शेर इलेक्शन से नहीं डरते, इलेक्शन जब भी होगा मुस्लिम लीग नून भारी अक्सर से जीतेगी। मेरा मुझसे अब रहा नहीं जा रहा आपसे सवाल किए बगैर, और मैं चाहता हूं कि ये तमाम बातें इस पे मैं फुल स्टॉप लगाऊं और आगे बढ़ूं। राय साहब, शेर डर नहीं रहा, शेर भाग गया है, क्या कहेंगे? देखें आशफी साहब, एक तो ये मरियम नवाज का जो इस्तकबाल नाम नेहाद हुआ है, इसके 3 पॉइंट्स बड़े अहम हैं और 3 पॉइंट्स समझने वाले हैं। नंबर 1, मरियम नवाज ने यहां पहुंचने के बाद, यानी पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो एक नाम नेहाद तकरीर की, उसमें पहला नुक्ता उन्होंने ये बयान किया कि पार्टी के अंदर यानी नून लीग के अंदर हम उन लोगों को टिकट देंगे और उन लोगों को वजीर बनाएंगे और ओहदे देंगे जिन्होंने पार्टी के लिए खिदमात अंजाम दी और जिन्होंने पार्टी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की और जिन्होंने पार्टी से वफा निभाई। अब हाशमी साहब, ये नुक्ता नून लीग के कारकुनों के लिए समझना बड़ा जरूरी है। आप ये देखें कि जब यहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुश्किलात का शिकार थे, जब उन पर करप्शन के मुकदमात चल रहे थे, तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने तो जेल काटी, एहसन इकबाल को भी जेल काटनी पड़ी, शाहिद खाकान अब्बासी भी जेल गए और मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो नैब की पेशियां भुगतते रहे। लेकिन इसहाक डार चूंकि मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार थे, तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार होने की वजह से इसहाक डार को पाकिस्तान से फरार करवा दिया गया। इसहाक डार ने 3.5 साल तकरीबन लंदन में शाहाना जिंदगी गुजारी और जैसे ही ये एक डील के तहत रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद शहबाज शरीफ इख्तिदार में आए, तो इसहाक डार को वापस लाकर पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार होने की वजह से दोबारा मुसल्लत कर दिया गया और मिफ्ता इस्माइल को सबके सामने जलील करके बरतरफ किया गया। और वो खुद ये कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा अफसोस यह है कि मुझे सबके सामने रुसवा किया गया। तो ये है इनका शरीफ खानदान का मेरिट। आबिद शेर अली के मुतल्लिक हाशमी साहब, नून लीग के लोगों के साथ बतौर साफ़ी हमें उठना बैठना पड़ता है खबर लेने के लिए। इसी तरह तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, जो आपके ताकतवर हल्के हैं, उनकी ब्रीफिंग्स भी अटेंड करना पड़ती हैं। तो नून लीग की जो क़यादत है इस वक्त पाकिस्तान में, वो आबिद शेर अली को आबिद शेर अली नहीं कहते। वो निजी महफिलों में आबिद शेर अली के लिए हमेशा भगोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इससे पहले भी भगोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे। जैसे ही नून लीग की हुकूमत गई और यहां पर करप्शन के मुकदमात खुले,
पार्टी जिस वक्त स्ट्रगल कर रही थी तो आबिद शेर अली को भी सिर्फ इस वजह से फरार करवा दिया कि ये मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, तो इनको किसी किस्म की स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रगल करने के लिए कुछ और लोग हैं। उसके बाद हाशमी साहब जब रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी तो आबिद शेर अली फौरन वापस आए और उनको जिमनी इलेक्शन में टिकट से नवाज दिया गया। तो ये है मेरिट जिसके ऊपर मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, उनको भेड़ बकरियां समझा हुआ था उन्होंने, और ये बता रही थी कि हम तो मेरिट पर फैसले करेंगे। दूसरा जो उन्होंने कहा कि शेर इलेक्शन से नहीं भागते, यानी उन्होंने तासुर ये दिया कि हम तो शेर हैं, हम तो इलेक्शन में जाएंगे। अब हाशमी साहब इसमें एक बड़ी अहम खबर यह है कि शेर केपी के इलेक्शन से और पंजाब के इलेक्शन से बाकायदा फरार हो गया, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है इसने केपी के गवर्नर से और पंजाब के गवर्नर से राब्ता किया। जब सूबाई असेंबलियां तहलील होती हैं और जब इनका टेन्योर पूरा ना हुआ हो, यानी 5 साल का टेन्योर पूरा ना हुआ हो, तो फिर हर सूरत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने होते हैं। अगर असेंबलियां अपना टेन्योर 5 साल का पूरा करें तो फिर 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराने होते हैं। अब चूंकि 5 साल इन असेंबलियों ने पूरे नहीं किए थे तो हर सूरत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने थे, लेकिन गवर्नर केपी जो कि पीडीएम का है और इसी तरह गवर्नर पंजाब जो कि नून लीग के हैं, इन्होंने नए इलेक्शन की तारीख नहीं लिखी जब इन्होंने असेंबलियों को डिसॉल्व करने का और तोड़ने का नोटिफिकेशन जारी किया। अब इलेक्शन कमीशन के जराये के हवाले से यह खबर शाया हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने राब्ता किया गवर्नर पंजाब से और गवर्नर केपी से, और यह राब्ता करने पर उनसे पूछा गया कि अगला इलेक्शन जो है यानी केपी का और पंजाब असेंबली का, इसके लिए क्या तारीख है, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी जानिब से कुछ तजावीज भी दी तारीख के हवाले से। लेकिन गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी की जानिब से यह बता दिया गया कि हम इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। और यह स्टोरी जो अंसार अब्बासी साहब की शाया हुई है उसमें यह भी लिखा गया हाशमी साहब कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं ये निजी महफिलों में और पार्टी की सतह पर यह कह रहे हैं कि अगले 90 दिन के अंदर केपी में और पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे, यानी ये इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर फरार हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज का ये जो दावा है नाम नेहाद कि शेर इलेक्शन से नहीं डरते, जिस तरह पहले ये जिमनी इलेक्शन में फरार हो रहे थे लेकिन इमरान खान साहब ने इनको फरार नहीं होने दिया और 2 मरतबा इनको शिकस्ते फाश दी, तो इस तरह से अब दोबारा ये पंजाब और केपी असेंबली से और इनके इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर फरार हो गए। तीसरा पॉइंट ये हाशमी साहब कि मरियम नवाज जो अपना एक बड़ा इस्तकबाल करवाना चाहती थी, मरियम नवाज का इस्तकबाल किस बुनियाद पर किया जाता, यानी मरियम नवाज जब पाकिस्तान से गई थी तो क्या वो पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत सर अंजाम देने गई थी? क्या उनको पाकिस्तान से जिला वतन किया गया था? क्या उन्होंने कोई सियासी स्ट्रगल की लंदन में जाकर और बरतानिया में जाकर? क्या उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई कारनामा अंजाम दिया? 4 माह वो लंदन में रहीं, इस दौरान वो मियां नवाज शरीफ के साथ यूरोप की सैर पर चली गई। पूरा जो शेंजन एरिया है वहां पे उन्होंने सैर सपाटे किए। जब लोग यहाँ पे सैलाब से मर रहे थे, जब लोगों के घर सैलाब में बह गए, जब लोगों के छोटे बच्चे सैलाब के पानी में बह गए, जब लोगों के पास एक वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, उस वक्त मरियम नवाज लंदन में हसन नवाज के साथ लाखों रुपए के जो आउटफिट्स हैं, लाखों रुपए के जो मलबूसात हैं, वो पहनकर फोटो शूट करवा रही थी। और इतनी बेरहमाना उनकी पॉलिसी थी कि उस फोटो शूट को जो कि लाखों रुपए के मलबूसात पहनकर वो करवा रहे थे, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट भी कर रही थी। तो मरियम नवाज ने ऐसा क्या किया कि उनका इस्तकबाल किया जाता या उनको ये तवक्को होती कि पाकिस्तानी अवाम जो है उनके इस्तकबाल के लिए निकलेंगे। तीसरा पॉइंट हाशमी साहब, ये जो मरियम नवाज ने कहा कि मेरे गले की कोई ऐसी सर्जरी होनी थी जो कि दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक में हो सकती है, यानी उनको यह पता था कि आगे किसी ने क्वेश्चन तो नहीं करना, उनसे किसी ने कोई सवाल तो नहीं करना, इस वजह से उन्होंने ये एक शोशा छोड़ दिया कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में हो सकती थी। उसके बावजूद मेरा जो पासपोर्ट है वो रियासत ने अपने पास रखा। हालांकि इनका जो पासपोर्ट है
वो लाहौर हाई कोर्ट के पास था। लाहौर हाई कोर्ट ने इनको ये कहा था कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करें, और वो भी वकला की तंजीमें ये कहती हैं कि शरीफ खानदान और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान वो एक फिक्स मैच था, क्योंकि नैब के केस में मरियम नवाज को सजा होने वाली थी। अब मरियम नवाज को उस सजा से बचाना था, तो आप ये कह लें कि एक फेस सेविंग के लिए कि अदालत ने मरियम नवाज को रिलीफ दिया है, इसके ऊपर तनकीद ना हो अदालत पर, तो अदालत ने यह कहा कि अच्छा मरियम नवाज अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दें। और मरियम नवाज ने वो पासपोर्ट जो सरेंडर किया, उससे मरियम नवाज को क्या नुकसान हुआ? फिर मरियम नवाज 4 माह जो लंदन रही, ऐसे शाही मोहल्लात में रही हाशमी साहब कि 99.9% पाकिस्तानी तस्वुर भी नहीं कर सकते जो आसाइशें मरियम नवाज को लंदन के इन शाही मोहल्लात में जो उनको आसाइशें मुयसर थीं। और इन मोहल्लात के मुतल्लिक पाकिस्तान की अदालतों के ये फैसले हैं कि ये यहां से पैसे लॉन्डर किए गए और मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तानी अवाम के लूटे हुए पैसों से ये शाही मोहल्लात बनाए गए। तो उनको क्यों ये तवक्को थी कि लोग उनके इस्तकबाल के लिए निकलते और उनको बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया जाता। इस वजह से हाशमी साहब ये जो इनका इस्तकबाल फ्लॉप हुआ है कि लोगों में अब शऊर आ गया है। 2023 है, लोग ये पूछते हैं कि 4 माह में आपने लंदन में पाकिस्तान की क्या खिदमत की थी कि हम आपका इस्तकबाल करते। नंबर 1। इसके साथ साथ हाशमी साहब इसमें एक और बड़ा अहम फैक्टर भी है। अब मरियम नवाज जब पाकिस्तान आई तो इन्होंने इमरान खान साहब की नकल करने की कोशिश की। अब जाहिर है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बतौर साफी ये जो हकायक है ये मेरे सामने और दीगर साफियों के सामने तो थे, लेकिन आम लोगों के सामने शायद ये हकायक नहीं थे। इन्होंने ड्रामा ये किया कि हम ये तासुर दें कि हम मरियम नवाज के इस्तकबाल के हवाले से किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं कर रहे, ताकि अगर ये इस्तकबाल फ्लॉप हो जाए तो हम ये कहें कि हमने तो कोई इस्तकबाल की तैयारी नहीं की थी, और अगर कोई रीजनेबल सी तादाद हम वहां पे इकट्ठी करने में कामयाब हो जाएं तो हम ये कहें कि देखें मरियम नवाज का कितना शानदार इस्तकबाल हुआ, इसके बावजूद कि हमने कोई कॉल नहीं दी थी इस्तकबाल के लिए। लेकिन हकीकत ये हाशमी साहब कि जितने PMLN के MPAs और MNAs थे और फिर इनकी जो लोकल बॉडीज हैं, उन तमाम ओहदेदारों को यह कहा गया था कि आपने कम से कम 500 लोग लेके आने हैं, सारा फाइनेंशियल रिसोर्स आपने लगाना है, और अगर आपने ये 500 लोग आप ना लेके आए तो फिर आपको ना पार्टी के टिकट मिलेंगे ना ओहदे मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद हाशमी साहब यानी पूरी जो रियासती वसाइल इस्तेमाल किए गए, PTV के ऊपर मरियम नवाज कोई सरकारी ओहदेदार तो नहीं है, PTV के ऊपर पूरा दिन कैंपेन चली है कि मरियम नवाज आ रही हैं, पेड कैंपेन मरियम नवाज के मुतल्लिक जो इन्होंने नाम नेहाद तराने बनाए हुए थे, पार्टी तराने, वो चलते रहे। लेकिन उसके बावजूद चंद हजार लोग भी मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंचे, और जो लोग वहां पे पहुंचे भी हाशमी साहब वो मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक थे, यानी उनमें कोई जोशो खरोश नहीं था कि वो अपने कोई लीडर का इस्तकबाल कर रहे हों। उनके अंदर कोई ऐसी मरियम नवाज के साथ रेलिवेंस की कोई फील नहीं आई कि मरियम नवाज के साथ वो खुद को रिलेट कर रहे हों। वो जबरदस्ती लाए हुए लोग थे। इस वजह से मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ जो हैं इस फ्लॉप शो के ऊपर बरम भी हैं। अब इसका एक और फैक्टर भी है, वो फैक्टर यह है कि मरियम नवाज को बना दिया है इन्होंने सीनियर नायब सदर। अब मरियम नवाज सीनियर नायब सदर के बाद डायरेक्ट जंप करेंगी सदर के ऊपर, यानी एक छलांग के फासले पर हैं कि मरियम नवाज ने पार्टी का सदर बन जाना है। इस वक्त पार्टी का सदर कौन है? शहबाज शरीफ। और मरियम नवाज अगर पार्टी के सदर बनेंगी तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की फिर अचकन उतर जाएगी, और इस वक्त तो जाहिर है कि उनको इस अचकन का चस्का भी बड़ा है। तो मरियम नवाज अगर उनका कोई अच्छा इस्तकबाल हो जाता और मरियम नवाज आने वाले दिनों में अगर कोई अच्छे जलसे कर लेती, जो कि जाहिर है कि नामुमकिनात में है कि इमरान खान साहब इस वक्त 80% लोगों की पहली चॉइस हैं और मुकम्मल तौर पर शरीफ खानदान को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। लेकिन एक लम्हे के लिए आप इमेजिन करें, एक सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर मरियम नवाज का ये इस्तकबाल तारीखी किस्म का इस्तकबाल होता, या चले एवरेज इस्तकबाल भी हो जाता, तो इससे शहबाज शरीफ को कितना सियासी नुकसान होता पार्टी के लिए, पार्टी के अंदर सदारत के लिए और पार्टी के अंदर अपना होल्ड कायम रखने के लिए। ये तो सिचुएशन शहबाज शरीफ को बिल्कुल सूट नहीं करती थी।
बिल्कुल उसी तरह जैसे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इससे पहले जब लंदन से 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले वापस आए थे, तो शहबाज शरीफ अपने कारकुनों को गलियों में गोल गोल घुमाते रहे और एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे। तो अब भी ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने भी मरियम नवाज के साथ गेम की। दूसरा, अवाम ने उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया कि आप कोई हमारी खिदमत करके नहीं आई, और इमरान खान साहब ने भी लोगों को बड़ी अवेयरनेस दी। तो पूरे रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद मरियम नवाज का यह शो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया, क्योंकि लोगों के सामने अब इनकी जो हकीकत है वो आश्कार हो चुकी है। उसके बाद आप ये देखें कि तैयारे के अंदर तैयारे के अमले के जरिए ये फोटो शूट करवाते रहे, और तैयारे के अमले की वो वीडियो वायरल है जिसमें वो ये कहते रहे कि मैम आप विक्ट्री का साइन इस तरह से बनाएं ताकि हम ये वीडियो जो है फिर उसको रिलीज करें। तो ये तमाम हरबे इनके नाकाम हो गए हैं, और अब अंदर की इतला ये है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ से भी नाराज हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक नाम नहाद इस्तकबालिया कमेटी बना दी थी कि ये जो कमेटी होगी ये मरियम नवाज का इस्तकबाल करेगी, और इस कमेटी ने मरियम नवाज की जो 4 माह बाद पहली एंट्री हुई है पाकिस्तान में, इसको मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर दिया है। और अब मरियम नवाज के मुतल्लिक आप ये देखेंगे कि ये अपने गले की सर्जरी का बहाना बनाकर ये कोई छोटे मोटे कॉर्नर मीटिंग्स तो करेंगी, किसी किस्म के जलसे नहीं करेंगे, और केपी के इलेक्शन से और पंजाब के इलेक्शन से ये पहले ही फरार हो गए। राय साहब, खान साहब ने जब से ये इंकिशाफ किया कि उन 4 शख्सियात में से एक आसिफ अली जरदारी साहब थे, और दहशतगर्द तंजीम जिसे हायर किया गया, सुपारी दी गई, और फिर उसके साथ साथ ताकतवर लोग इसके पीछे सहूलतकारी कर रहे हैं, ये खान साहब का इंकिशाफ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रिएक्शन आया है हर लेवल के ऊपर, शहबाज शरीफ का भी आया। हालांकि शहबाज शरीफ को तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ तो खुद लाड़काना की सड़कों पे आसिफ अली जरदारी साहब को घसीटना चाहते थे, लेकिन उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया। इसके अलावा राना सनाउल्लाह की तरफ से भी रिएक्शन आया लंदन में कि जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं इमरान खान साहब, इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और फिर उन्होंने 26 नवंबर का हवाला भी दिया कि हमसाया मुल्क यानी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक हमले का प्रोग्राम था, थ्रेट मौजूद है, इसका उन्होंने एक अपने एक इंटरव्यू में इंकिशाफ भी किया है। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा हों या बाकी लोग हों, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब जो है वो जरूर देंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हम जवाब मांगेंगे इमरान खान साहब से। अब ये बिलावल की तरफ से जो बयान जारी किया गया, मैं आपको इसके कुछ निकात जो आपके सामने रख देता हूं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक आफ्टर शॉक्स जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, और मैं इसको जोड़ूंगा राय साहब राना सनाउल्लाह के बयान से। पहले मैं बिलावल जरदारी का बयान रख दूंगा। वही कहते हैं कि इमरान खान के बयानात ने मेरे वालिद और फैमिली के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। एक दहशतगर्द तंजीमों ने मुझे पार्टी को नाम लेकर बराह रास्त धमकियां दी, यानी इससे पहले वो जिक्र कर रहे थे कि भाई मेरे पास भी ऐसी धमकियां मौजूद हैं जो मेरे हवाले से हैं। इमरान खान अब आसिफ जरदारी पर गलत इल्जामात आयद कर रहे हैं। इमरान खान के तौहीन अमेज और ख़तरनाक इल्जामात पर कानूनी पहलुओं को भी देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी इमरान खान को इल्जामात पर चैलेंज करेगी। उनके पास एक टीम है ना, लीगल टीम है, फारूक एच नाइक वगैरह, लतीफ़ खोसा, जो अदालत पहुंच जाते हैं। फिर इमरान खान मेरे वालिद को बंदूक की नोक पर रखने की धमकी भी दे चुके हैं। इमरान खान और हवारियों को दहशतगर्दों की सहूलतकारी की दस्तावेज तारीख का हिस्सा हैं। इमरान खान ने अपने दौर में दहशतगर्दों को रिहा किया और जमहूरियत पसंदों को गिरफ्तार किया। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्द तंजीमों के हवाले किया। आज तक इमरान खान की पार्टी दहशतगर्द गिरोहों की फंडिंग करती है। अगर मुझ पर, मेरे वालिद या पार्टी पर हमला हुआ तो इस सब का भी हिसाब जो है वो लिया जाएगा। इमरान खान को समझना चाहिए कि बीवी को ख्वाब आने पर वो टीवी पर आकर इल्जामात नहीं लगा सकते। इमरान खान की अहलिया के ख्वाब अदालतों में साबित नहीं किए जा सकते। इमरान खान का इल्ज़ाम गैर मंतकी है। उन्होंने हम सब के लिए खतरात को बढ़ा दिया। हम ऐसे पॉपुलर फिक्शन को अपने बयानिए पर हावी नहीं होने देंगे जो हमारी सियासत को जहर आलूद और जमहूरियत को पार पार कर दे। हम दहशतगर्दों और उनके सियासी फ्रंटमैन के प्रोपेगेंडे का चारा बनना
भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, दहशतगर्दों का सियासी फ्रंटमैन कह दिया है बिलावल जरदारी ने। राज साहब, ये किसके फ्रंटमैन है, ये भी बताएं हमें। और फिर इस बयान के हवाले से जो राणा सनाउल्लाह का एक बयान मौजूद है कि आप लोगों को एक मौका फराहम कर रहे हैं कि भाई इस शख्स ने तो पहले ही कहा था कि मुझे फलां शख्सियत से खतरा है और वो घात लगाकर बैठी हैं और इमरान खान पर अगर हमला हो गया तो फिर वो बेचारी शख्सियात जो कहीं मारी ना जाए। लेकिन बिलावल ने जो धमकी इमरान खान जो समझते हैं, जो इंकशाफ उन्होंने किया वो आसिफ जरदारी से जोड़े हैं, लेकिन इन्होंने उल्टा इमरान खान पर एक इल्जाम भी लगा दिया और कहा कि हम करेंगे कार्रवाई। जो बात खान साहब कर रहे हैं और जो बात राणा सनाउल्लाह कर रहे हैं, और बिलावल जरदारी जो हैं वो और तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हाशमी साहब, पहले तो बिलावल भुट्टो अपने इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर उनसे ये पूछें कि उनके ऊपर कब मुकदमा करना है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ कर मैं करप्शन का पैसा निकालूंगा। पेट फाड़ कर आसिफ अली जरदारी का, तो पेट फाड़ने से ज्यादा बड़ी धमकी क्या हो सकती है हाशमी साहब। तो बिलावल भुट्टो से ये पूछें कि कब वो मुकदमा कर रहे हैं शहबाज शरीफ पर। और ये जो नारा है कि आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ी बीमारी, ये नारा भी सबसे पहले नून लीग ने लगाया था। उसके बाद मरियम नवाज के दर्जनों स्टेटमेंट हैं आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, तलाल चौधरी के स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो के खिलाफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। आप ज्यादा दूर ना जाएं, जो मौलाना फजलुर रहमान के फ्रंट मैन हैं और ये कह लें कि इस वक्त सिंध के अंदर सबसे बड़े इनके नाम निहाद लीडर बने हुए हैं राशिद सुमरो। आप जरा उनका एक बयान जो वायरल है, वीडियो बयान, वो सुन लें। उसमें वो कहते हैं कि बिलावल जो गाड़ियां इस्तेमाल करता है ये तमाम गाड़ियां करप्शन के पैसों से खरीदी गई हैं। बिलावल जो खाना खाता है उसका एक एक लुकमा हराम माल से वो लुकमा कमाया गया। उस हराम माल से बिलावल भुट्टो ने अपने ये शाही महलात बनाए और बिलावल भुट्टो की जिंदगी का एक एक लम्हा करप्शन में लुटड़ा हुआ है। ये तो JUI इनकी इत्तेहादी जमात है हाशमी साहब, तो पहले उनके ऊपर तो मुकदमा कर लें। क्या बिलावल ने उनके ऊपर मुकदमा कर लिया? यहां तक कि ये जो राशिद सुमरो हैं, इन्होंने तो यहां तक कि जो बीबी की बरसी थी वहां पर एहतजाज करवाने के लिए अपने कारकुनों को कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ एहतजाज करें और आसिफ अली जरदारी को कातिल कहें। इनकी फिर एक ऑडियो लीक हुई जो ये अपने कारकुनों को हदायत दे रहे थे, वो बिलावल भुट्टो तक पहुंची। उस वक्त बिलावल भुट्टो ने मामूली सा नाराजगी का इजहार किया और उसके बाद से अब तक बिलावल भुट्टो ने दोबारा बिल्कुल इस मामले पर कोई आवाज भी नहीं निकाली। तो क्या फजलुर रहमान पर बिलावल भुट्टो ने मुकदमा कर दिया है, या वो जो आपका इंटरनेशनल मीडिया है जिसने आसिफ अली जरदारी के मुतालिक ये हेडलाइंस लगाई थी कि आसिफ अली जरदारी के साथ हाथ मिला लिया जाए, तो फिर आपको ये खदशा होता है कि कहीं आपका हाथ भी मौजूद है या आसिफ अली जरदारी ने चोरी कर लिया। तो उनके ऊपर क्या बिलावल भुट्टो ने मुकदमा कर लिया? फिर हाशमी साहब, साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने कहा कि जब OBL वाला ऑपरेशन हुआ, एबटाबाद ऑपरेशन, तो हमें बड़ा खदशा था, आसिफ अली जरदारी सदर थे, कि पाकिस्तान तो बड़ा शदीद इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देगा कि किस तरह से आपने हमारी कौमी सलामती को पामाल किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी हैरत की इंतहा नहीं रही जब आसिफ अली जरदारी ने बड़ी खुशी खुशी मुझे मुबारकबाद देना शुरू कर दी और ये कहा कि अमेरिका ने तो आज बहुत बड़ी फतह हासिल किया है। तो साबिक अमरीकी सदर के ऊपर क्या उन्होंने मुकदमा किया? तो आसिफ अली जरदारी की जो रिप्यूट है उसके लिए तो उनको 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुकदमा करना पड़ेगा, तमाम सियासतदानों के ऊपर मुकदमा करना पड़ेगा, पूरे मीडिया के ऊपर मुकदमा करना पड़ेगा। वो तमाम सहाफ़ी जो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तानें सामने लेके आए उनके ऊपर भी मुकदमा करना पड़ेगा। तो पहले तो ये मुकदमात कर लें, फिर इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे की बात करें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब ने आसिफ अली जरदारी का नाम लिया कि उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए और दहशतगर्द तंजीम के साथ वो राब्ते में थे। तो इमरान खान साहब के पास ये इंफॉर्मेशन, सॉलिड इंफॉर्मेशन थी
और ये इमरान खान साहब ने ये नहीं कि जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके को 5 मिनट बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इमरान खान साहब ने तकरीबन 5 दिन इस इंफॉर्मेशन को रिव्यू किया, इसके मुतल्लिक मजीद मालूमात इकट्ठी की। जब मजीद मालूमात और शवाहिद इकट्ठे किए तो उसके बाद इमरान खान साहब ने ये इतनी बड़ी बात की है। ये बात इमरान खान साहब कोई हवा में नहीं कर सकते। तो बिलावल भुट्टो अब चूंकि एक अंदरूनी सिंध की जमात के नाम नहाद लीडर हैं, एक ऐसी वसीयत के नतीजे में वो पार्टी के चेयरमैन बने। पहले तो आसिफ अली जरदारी बन गए थे कि उसके ऊपर भी आसिफ अली जरदारी के ऊपर बड़े सवालात खड़े हुए थे। खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी के ऊपर बड़े सवालात खड़े करते रहे हैं। और जुल्फकार मिर्जा से दास्तानें सुन लें आसिफ अली जरदारी की तो आपको पता चल जाएगा कि आसिफ अली जरदारी का जो करैक्टर है उसके मुतल्लिक पीपल्स पार्टी क्या समझती है, और मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के हवाले से भी। तो ये बिलावल भुट्टो जो हैं, असल में ये इमरान खान साहब का ये जो स्टेटमेंट था ये आसिफ अली जरदारी के लिए मजीद इतना डैमेजिंग था कि अब ये डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, असल में इमरान खान साहब ने जो शवाहिद सामने रखे हैं उनकी एक अहमियत है, और इसको तो आपके GHQ को और ISI को इंटेरोगेट करना चाहिए। और ये शवाहिद जो हैं इसकी बुनियाद पर फिर अगर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक्शन बनता है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। अच्छा राय साहब, ये खान साहब ने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इसके मदरजात हम अपने सुनने वालों के सामने रखते हैं और कहते क्या हैं कि खत में दौरान हिरासत सीनियर नायब सदर PTI फवाद चौधरी के आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की गई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में सेनेटर आज़म सवाती और डॉक्टर शहबाज गिल से दौरान हिरासत पेश आने वाले पुरतशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का हवाला भी दिया। खत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन के कस्टोडियन के तौर पर ज़ेर हिरासत अफराद की इज्जत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। फिर ये भी लिखा कि ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद या इज्जत और वक़ार के खिलाफ इक़दामात आइन के आर्टिकल A9, A10, A और 14 की खिलाफ वर्जी है। पूरी कौम चीफ जस्टिस आपकी तरफ देख रही है। तमाम आइनी इदारे अपना किरदार अदा करने से फरार इख्तियार कर रहे हैं। तमाम तवज्जो और तमाम उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और दीगर लोगों की हमें लगी हुई नजर आई हैं। आमतौर पर राय साहब, ये जो जुडिशल इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत ने किया, कहा यह जा रहा है लीगल हलकों के अंदर कि जनाब ये गैर मामूली फैसला है। ये दोबारा पहले 2 रोज का जिस्मानी रिमांड, फिर जुडिशल और फिर दोबारा, ये बार बार इस तरह नहीं होता और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है जिसपे फवाद चौधरी साहब को टारगेट किया जा रहा है। राय साहब, जमानत की दरखास्त अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको लगता है कि इंटरवीन करेगी? आजम सवाती, आपको याद होगा उन्होंने कहा कि HR वीडियो का रिव्यू करेगी, देखेगी और फिर विल गेट बैक टू यू, ये अल्फाज थे। लेकिन आज तक आजम सवाती के मामले पे कुछ नहीं हो सका। तो फवाद चौधरी, हमारा आइन लावारिस आइन है और ये इसी तरह लावारिस रहेगा? राय साहब, हाशमी साहब, चीफ जस्टिस साहब को जो खतूत लिखे जाते हैं, ये अभी रिसेंटली जो लिखे गए इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर भी, तो उन खतूत के मुतल्लिक मुझे ये एक बॉलीवुड का सॉन्ग याद आ रहा है, वीकेंड भी है। आप बल्कि मेरी मदद भी करें इस गाने के जो अल्फाज हैं उनको ठीक तरह से दोहराने के लिए। हाँ, नहीं गा के नहीं, सिर्फ अल्फाज दोहरा के, या मुझे रिमाइंड कराएं, ठीक है, रिकॉल करवाएं। वो जो गाना था कि हमने सनम को खत लिखा, वो इस किस्म हमने सनम को खत लिखा, जी हाँ, तो वो उसकी कोई थीम इस तरह थी कि वो फिर सनम को खत मिलता नहीं है, कोई उस तरह का पता नहीं होता, कोई उस तरह का एड्रेस नहीं होता और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता, सनम का कोई जवाब नहीं आता। तो चीफ जस्टिस साहब को जो खत लिखे जाते हैं खास तौर पर इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर, तो चीफ जस्टिस साहब का जो सनम खाना है, या अगर चीफ जस्टिस साहब को इस्तारतन आप अपना सनम समझ लें कि जिससे आपको तवक्को होती है, उम्मीद होती है, तो वहां से सनम से कोई जवाबी खत नहीं आता, आपको किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आता। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये एफर्ट तो की है कि चलें कम से कम चीफ जस्टिस साहब को ये रियलाइज करवाने की कोशिश की जाए कि आप पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के सबसे बड़े मसनद के ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा इंसाफ का जो इदारा है, आप उसके सरबराह हैं, लेकिन आप इस तरह से रोपोश हुए हुए हैं कि बिल्कुल ताकि
किसी का ध्यान ये इस बात पे ना चला जाए कि यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट भी है और इस सुप्रीम कोर्ट को कानून की बालादस्ती के लिए कोई किरदार भी अदा करना है। दूसरा, जो शहबाज गिल का दोबारा से जिस्मानी रिमांड दिया गया हाशमी साहब, ये भी अपने तर्ज का एक अलग और अनोखा कानूनी वाकया है, क्योंकि जब फवाद चौधरी को जुडिशल कर दिया गया था और उनको जेल भेज दिया गया जुडिशल करके, जुडिशल रिमांड पर, तो उसके बाद ये दोबारा से एक तरह से अगवा किया गया है उनको, जेल से दोबारा से उनको यहाँ पे लाया गया और अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी चूंकि खुद भी वकील हैं, वो भी बड़े हैरान हो गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। जुडिशल होने के बाद दोबारा पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मांगा और पहला जो जुडिशल रिमांड वाला फैसला था वो मुअत्तल हो गया और 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब ये मुज़िक्का खेज बातें कर रहे हैं कि हमने ये देखना है कि फवाद चौधरी के पीछे कौन है। कौन है फवाद चौधरी के पीछे? रूसी सदर हैं, इजरायली कोई मोसाद एजेंसी है, रॉ है, CIA है, कौन है? या कोई नासा की कुव्वत है? कौन है? कौन हो सकता है फवाद चौधरी के पीछे? और फवाद चौधरी ने कौन सा एटमी साइंस जो है, कौन सा एटमी राज जो है वो लीक कर दिया है? फवाद चौधरी ने कौन सा ऐसा एटम बम चला दिया कि वो पाकिस्तान के गद्दार बन गए? इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद करने के लिए और इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने के ऊपर फवाद चौधरी को इन्होंने रियासत का गद्दार करार दे दिया और उसके बाद दोबारा उनको अगवा करके दोबारा से 2 रोज का उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो हाशमी साहब, ये हरबे तो आजमाए जा रहे हैं, लेकिन कितना अरसा चलेंगे? जुल्म की रात आखिर ढल जाती है और ये जुल्म की रात भी ढलने वाली है। जितना जुल्म बर्दाश्त करना था ये अब अपनी आखिरी हदों पर है और लोगों का खौफ खत्म हो गया है। आप देखें कि फवाद चौधरी मजे लेते हुए आते हैं, हालांकि जेल काटना आसान तो नहीं होता, लेकिन वो आते हैं, विक्ट्री का साइन बनाते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, किसी किस्म का दबाव उनके चेहरे के तासुरात से नजर नहीं आता। यही हाल इससे पहले आजम सवाती का था। तो लोगों मुझे लगता है इसीलिए दोबारा जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया गया है कि खौफ पैदा किया जा सके। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। हाशमी साहब देखें ना, अब तो ये है कि जैसे पहले लोग जो ना, वो एक पहले जो 90 की दिहाई थी, 2000 की दिहाई, उसमें जब इस तरह से लोगों पे तशद्दुद किया जाता था या बरना किया जाता था तो लोग ये समझते थे कि हम किसी को बताएं ना, इसमें कोई हमारी इज्जत पर हर्फ आएगा। लेकिन अब चूंकि इंसानी शऊर एक इर्तिका के अमल से मुसलसल गुजरता रहता है, तो अब लोगों में शऊर आ गया है। अब लोग उसको बयान करते हैं कि हाँ जी, मुझ पे ये तशद्दुद हुआ और मुझे इस तरह से बरना किया गया। उसकी कोई इंसल्ट नहीं होती जिसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है या जिसे बरना किया जाता है। असल में फिर वो लोग लोगों की नजर में बरना हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर उनके कपड़े उतर जाते हैं जिन्होंने ये तशद्दुद किया होता है और जिन्होंने इस तरह से लोगों को बरना किया होता है। इसलिए लोग अब इस बात पर किसी किस्म की कोई तज़ीक फील नहीं करते। तज़ीक तो उनकी होती है जिन्होंने ये गैर कानूनी, घटिया और गैर इंसानी अमल किया होता है। तो इस वजह से अब वो जो खौफ है वो लोगों का मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है और यही एक, आप ये कह लें कि सुरंग के पार जो मैं कहता हूं कि रोशनी नजर आ रही है, ये उस रोशनी की एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि लोगों ने अपना खौफ उतार दिया है। बहुत शुक्रिया आयशा वीर जी, आज का हमारा शो था। अपना कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।